नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 3 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे सीरिया और इजराइल के मैप को, क्योंकि अभी रिसेंटली इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है सीरिया के डमास्कस एरिया में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ हमें पता होना चाहिए। अगर बात की जाए इजराइल की, तो यहां पर यह आपका मेडिटेरियन सी के आसपास लोकेटेड एक कंट्री है, जहां पर 3-4 एरिया आपके फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहते हैं। जैसे यहां पर आपको देखने को मिलता है गाजा स्ट्रिप, ये आपका वेस्ट बैंक वाला एरिया हो गया। यहीं पर ही आपको जेरूसलम भी देखने को मिल जाता है। यहाँ ऊपर वाले एरिया को हम गोलन हाइट कह देते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको सी ऑफ गलीली देखने को मिलता है सीरिया और इजराइल के बीच में। और ये जो आपका एरिया है इसे कहते हैं डेड सी। डेड सी आपका वेस्ट बैंक, जॉर्डन और इजराइल के बीच में लोकेटेड है। यहां से ही आपकी एक जॉर्डन रिवर भी फ्लो करती है। अगर बात की जाए इजराइल किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यहां ऊपर आप याद रख सकते हैं लेबनान, ये सीरिया आ गया, फिर ये जॉर्डन आ गया और नीचे ये पार्ट आ गया आपका इजिप्ट। अब देखिए, जब सीरिया की बात आती है तो आपको एक दो एरिया यहां पे याद रखना है। एक तो दमास्कस वाला ये एरिया, फिर हमोज वाला ये एरिया। अब हमोज से थोड़ा सा आप नॉर्थ में चले जाइए, यहां आपको एक एरिया देखने को मिलता है, दैट इज हम्मा। इसी के फर्दर आप नॉर्थ में जाएंगे टर्की की साइड, तो वहां पर आपको अलीपो, अलीपो एक इंपॉर्टेंट शहर है, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पहले। तो अलीपो याद रखना कि वो हम्मा से भी फर्दर नॉर्थ में है। अब बात की जाए सीरिया किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यहां पर आपको लेबनान याद रखना है, छोटा सा एरिया यहां पर गोलन हाइट आपको याद रखना है। देन ये इजराइल आपको याद रखना है, नीचे यहां पर साउथ में जॉर्डन है और इसके ईस्ट साइड में यहां पर आ जाता है आपका इराक का एरिया। नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में ये सराउंडेड है आपके टर्की से। यहां पर इस मैप में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना ने जो पेंगोंग लेक है उसके नॉर्थ बैंक के आसपास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। अब यहां आपको पता होगा कंटेक्स्ट क्या है। देखिए, कंटेक्स्ट ये था कि 3 साल पहले एक वायलेंट क्लैश होती है हमारे और चाइना के बीच में गलवान वैली में, और इसके बाद से पेंगोंग सो जो आपकी लेक है इस एरिया में, यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहां पर नॉर्थ और साउथ जो एरिया है इनके आपस में कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए ये दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना यहां पर बिल्ड कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब थोड़ा इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके लद्दाख एरिया में यहां पे लोकेटेड है आपकी पेंगोंग सो लेक। अब यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यहां कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। अभी तो फिंगर 4 के पास हमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जनवरी के मंथ में फिंगर 8 के आसपास कंस्ट्रक्शन देखने को मिली थी आपको चाइना की तरफ से। अगर बात की जाए इस पेंगोंग सो लेक की, तो अगर इसे ट्रांसलेट किया जाए, पेंगोंग का मतलब होता है कॉन्क्लेव। इसे कॉन्क्लेव लेक भी कहा जा सकता है। ये जो पेंगोंग वर्ड है ये लद्दाखी लैंग्वेज से आया है और ये एक तेथिस सी का आप ये कह सकते हैं रेमिनेंट है। मतलब ये आपकी सॉल्ट वाटर लेक है। तेथिस सी जो कि भारत और यूरेशियन प्लेट की टक्कर होने के बाद खत्म हो गई थी, उसी सी से ये बनी है आपकी पेंगोंग सो लेक। तो यहां पर इस पार्ट में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रशिया ने एक बार फिर से यूक्रेन के ऊपर ड्रोन से अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां पर हम एक बार जो यूक्रेन का एरिया है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूपीएससी हो सकता है कि अगली बार फिर से इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। देखिए, यहां पर आपको याद रखना है कि ये 2014 में एनेक्स किया गया एरिया क्रीमिया है। ये आपका खार्सन एरिया जहां पर अभी एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई है। मरियमपोल आपका यहां पर है। डॉनबस जो प्लेन है ये आपका यहां पर पड़ जाता है। इसके अलावा आपको एरिया याद रखना है खार्किव एंड डोनेपर। अब यहां आपको 2 वाटर बॉडीज देखने को मिल रही है। ये नीचे वाली है आपकी ब्लैक सी और ये है आपकी सी ऑफ अजोव। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय स्ट्रेट ऑफ करच। अब यहां एक बार जान लेते हैं कि ये आपका यूक्रेन किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो नॉर्थ में आपका रशिया आ जाता है, बेलारूस आ जाता है। फिर ये जो एरिया है ये आपका पोलैंड का एरिया है। ये छोटा सा पार्ट ये बॉर्डर देखने को मिल रहा है, ये स्लोवाकिया का बॉर्डर है आपका। एंड इसी के थोड़ा साउथ में ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है ये हंगरी का बॉर्डर है। देन साउथ में ये आपका रोमेनिया आ गया। इससे फर्दर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपका मोल्डोवा वाला एरिया आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो आपको याद रखनी है और इंपॉर्टेंट एरियाज तो मैंने आपको बताई दिए हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली ईरान ने अपने एम्बेसडर्स को स्वीडन भेजने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वहां पर होली बुक कुरान को जलाया गया था। तो यहां इसके प्रोटेस्ट में ये चीज की गई है। तो एक बार हम स्वीडन की लोकेशन देख लेते हैं और फिर हम ईरान की लोकेशन भी देख लेंगे। हो सकता है दोनों में से किसी भी एरियाज के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाए। तो स्वीडन आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री है
जो कि नॉर्वे और फिनलैंड के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अगर बात की जाए कौन सी वाटर बॉडी इसके करीब पड़ती है, तो आपको बाल्टिक सी याद रखना है। यहां आपको बाल्टिक सी के आसपास लोकेटेड कंट्रीज के बारे में भी पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर बात की जाए नॉर्थ की, तो यहां से नॉर्वे से स्टार्ट हो सकते हैं। वैसे नॉर्वे आप टेक्निकली कहें तो बाल्टिक सी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा नॉर्थ सी की तरफ आ जाता है वो। तो यहां पर आप नॉर्वे को एक बार ही छोड़ भी सकते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं स्वीडन, स्वीडन से यहां पर आ गया आपका फिनलैंड, फिनलैंड के बाद ये आपका एरिया आ गया रशिया का। यहाँ इस्तोनिया, लिथुविया, लिथुआनिया, फिर ये नीचे छोटा सा हिस्सा एक बार फिर से रशिया का है। ये आपका पोलैंड आ गया, जर्मनी आ गया, और ये डेनमार्क। ये वो कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती है बाल्टिक सी के साथ। तो यहां पर इस मैप में आपको इतना ही याद रखना था। अब बात करते हैं ईरान के मैप की। देखिए, ईरान में आपको कुछ एक एरिया के बारे में पता होना चाहिए, और आपको इसके एक सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। ईरान दो वाटर बॉडी के बीच में लोकेटेड है आपका। एक तरफ आपका कैस्पियन सी आ जाता है, दूसरी तरफ आ जाता है आपका पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ कनेक्टेड है गल्फ ऑफ ओमान से बाय स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अब यहां आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। दास्ताई काविर यहां का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, दास्ताई लुत, ये दोनों यहां पर आपके लोकेटेड हैं। ये दोनों ही डेजर्ट एरिया हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अगर बात की जाए किन किन कंट्रीज के साथ ईरान अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो यहां पर आपको याद रखना है ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। देन इससे फर्दर नॉर्थ में चले जाओगे तो ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अफगानिस्तान से फर्दर नॉर्थ में जाएंगे तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ फर्दर नॉर्थ में ये छोटे सा एरिया देखने को मिल रहा है, यहां पर आपके अजरबैजान है, और इससे थोड़ा सा आप वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो यहां पर आ जाता है आपका टर्की। टर्की के अलावा यहां पर ये पूरा वेस्ट साइड में जो आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा है, ये इराक का बॉर्डर है। यहां दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स भी आपको याद रखनी है। नॉर्थ में आपको अल्ब्रूज माउंटेन देखने को मिल जाती है, और साउथ में यहां पर नीचे की तरफ ये इस एरिया में यहां पर आपको जैग्रोज माउंटेन देखने को मिलती है। तो यहां इस मैप में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे गवर्नर की वीटो पावर के बारे में। देखिए, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी केरला गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया है गवर्नर के ऊपर कि इन्होंने 9 बिल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किए थे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए। अब ये इस मूव के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। तो यहां हम सबसे पहले समझते हैं वीटो का मतलब। वीटो का मतलब होता है आई फॉरबिड, मैं आपको कुछ करने से रोक रहा हूं। अब यहां क्या चीज करने से रोक रहे हैं, मैं आपको एक्ट बनाने से रोक रहा हूं। तो ये बेसिकली इसका सार है। अब भारतीय संविधान में गवर्नर की वीटो पावर कहां कहां मेंशन है। देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 200 के अंडर आपकी वीटो पावर मेंशन है गवर्नर की, जहां पर इनके पास 3 वीटो पावर आती हैं। एक एक करके इनको समझते हैं, लेकिन यहां सबसे पहले समझते हैं कि एक बिल अगर आपके गवर्नर के पास आता है तो उस बिल के ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं आपके गवर्नर। इनके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। पहले ऑप्शन में ये उस बिल को असेंट दे दे। असेंट देने का मतलब है कि वो बिल अब एक्ट बन जाएगा, मतलब वो बिल पारित है आपका। दूसरी चीज यहां पर होती है कि आप उस बिल को रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट मतलब कि बिल आया आपके पास, आपने कहा ये बिल में कुछ खोट है और आपने मना कर दिया। ये एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो है गवर्नर का, जिसका इस्तेमाल वो बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एड एंड एडवाइस पे काम करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो यहां आप ये कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिल पे आपके एब्सोल्यूट वीटो नहीं लग सकती है। अब तीसरी पावर यहां पर आती है वीटो में, सस्पेंसिव वीटो। मान लीजिए एक बिल मेरे पास आया, मैं गवर्नर हूं, मेरे पास एक बिल आया, मैंने इस बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस सौंप दिया कि आप इसमें चेंज कीजिए, इसमें कुछ प्रावधानों में मुझे कमी लगती है। अब यहां इसे कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। अब यहां चौथी पावर इनके पास है कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व कर दें। अब यहां आपको एक चीज समझा देता हूं कि ये आर्टिकल 201 के अंडर ये आपकी पावर दी गई है गवर्नर को कि उन्हें अगर ऐसा लगे कि कोई बिल आपके प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजना चाहिए तो वो उसे भेज सकते हैं। अब इसके अलावा आपको एक वीटो और याद रखनी है, दैट इज पॉकेट वीटो, जिसकी वजह से ये आपका आर्टिकल न्यूज में रहा है। देखिए, पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि जब गवर्नर काफी लंबे समय तक बिल के ऊपर कोई एक्शन ले ही ना, मतलब ना तो वो असेंट दे रहे हैं, ना वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ना वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रख रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। देखिए, यूएसए में क्या है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनको 11-12 दिन के अंदर आपके बिल को वापस भेजना पड़ता है। मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन वहां पर मेंशन्ड है। अब भारत के अंदर पॉकेट वीटो के अंदर कोई भी आपका टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं है। मतलब आप कभी भी कितनी भी देर बाद उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। मतलब आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उस बिल को पेंडिंग रख सकते हैं। अब यहां अगर ऐसा होता है तो इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो।
और यह भी कहा जाता है यहां पे कि यूएस के प्रेसिडेंट से ज्यादा डीप इंडिया के प्रेसिडेंट की पॉकेट है, क्योंकि यहां पे कोई भी टाइम स्टैंप आपकी मेंशन नहीं है। तो पॉकेट वीटो के बारे में आपको इतना ही जानना था, मतलब वीटो पावर के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे स्प्लिट के बारे में। इसे समझने से पहले आपको एक बार शेड्यूल 10 को समझना होगा। अब यहां आपको सबसे पहले समझना होगा कि 10th शेड्यूल डील किससे करता है। ये डील करता है एंटी डिफेक्शन से। अब एंटी डिफेक्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक कंटेक्स्ट समझाता हूं। देखिए, पहले क्या होता था कि भारत में जो एमपीज और एमएलए ये फ्रिक्वेंटली अपनी पार्टीज बदल लेते थे। मतलब आज सुबह किसी पार्टी को ज्वाइन किया और शाम होते होते किसी और पार्टी में चले गए। ये आया राम गया राम की राजनीति को खत्म करने के लिए बेसिकली आपका 10th शेड्यूल लाया गया था 1985 में। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, ताकि हम डिस्करेज कर सके लेजिस्लेटर को कि वो फ्रिक्वेंटली पार्टीज चेंज ना करें। अब यहां आपको पता होना चाहिए कि किन किन कारणों से किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है 10th शेड्यूल के अंडर। पहला प्रावधान आता है आपका, अगर कोई पर्सन वॉलंटरली मतलब अपनी स्वेच्छा से किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे। मतलब आप ये समझिए कि एक पर्सन है राजू, ये राजू क्या कर रहा है कि पहले ये कांग्रेस में था, अब इसने कांग्रेस की मेंबरशिप छोड़ दी, तो यहां पर राजू को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जब वो कोई इलेक्टेड मेंबर आपका वॉलंटरी मेंबरशिप छोड़ दे उस केस में। अब दूसरे केस में अगर आपकी पार्टी ने आपको कहा है कि आपको किसी पक्ष में या विपक्ष में वोट करना है और आप वोटिंग करने नहीं पहुंचे, आप उससे एब्सेंट कर जाएं, यानी कि जो आपकी पार्टी ने विप इशू की थी आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो उस केस में भी आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन यहां पे आती है कि मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट कोई उम्मीदवार है निर्दलीय जो जीत के आया है। अब ये जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, मान लीजिए कल को ये बीजेपी या कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता है, तो इस केस में इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है आपका चौथा प्रावधान, दैट इज अबाउट कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा राज्यसभा में हम 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट करते हैं। अभी नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो यहां पर इनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब यहां कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ इतना कारगर नहीं है। देखिए, यहां यह कहा जाता है कि यहां इंडिविजुअल हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है, बट बंडल के बंडल, या आप ये कह सकते हैं कि पूरे ग्रुप के ग्रुप आपके मिनिस्टर्स के बिक जाते हैं। अब यहां यह भी कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि जो विप इशू की जाती है किसी पार्टी के द्वारा, उसमें एक पर्सन को पार्टी के ही जो राय मशवरा है उसको ही सामने रखना होता है, उसको अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। दूसरी चीज, यहां पर ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट है, जहां पर एमपी और एमएलए आपके रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए थे पब्लिक के लिए, मतलब उनके प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी। यहां पर यह इंश्योर किया जाता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जवाबदेही हो। तो इस वजह से यहां पर आपको याद रखना है कि इसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब यहां आपको दो ऐसे प्रावधान भी देखने को मिलते हैं जिस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। मान लीजिए एक स्पीकर है, अगर स्पीकर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी, क्योंकि देखिए ये जो स्पीकर है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके बीच में से ही चुना जाता है, तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते होंगे। अगर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ा है तो उस केस में इनके ऊपर डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी चीज जो यहां पे आपको याद रखनी है कि जो डिफेक्शन लॉ है स्प्लिट के केस में भी आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहां इस 10th शेड्यूल के अंडर किस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और किसको नहीं, यह डिसाइड किया जाता है आपके स्पीकर के द्वारा। तो यहां आपको याद रखना है कि स्प्लिट जो यहां पर वर्ड मेंशन किया गया है, ये 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया है आपके। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एफपीआई के बारे में, जो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट की गई है अप्रैल और जून के मंथ में। देखिए, इक्विटी क्या होता है सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे आएंगे। देखिए, इक्विटी का मतलब है जब मैं किसी कंपनी की शेयर परचेज कर रहा हूं। अब शेयर खरीदने का मतलब होता है कि आप उस कंपनी का मालिकाना अधिकार खरीद रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने रिलायंस के 10% के शेयर खरीद लिए, तो मैं पूरी रिलायंस में 10% का पार्टनर हो जाऊंगा। या मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, मैंने उसमें से 50% उसके शेयर खरीद लिए, तो मैं उस कंपनी का 50% का मालिक हो जाऊंगा। तो शेयर खरीदने का मतलब है कि अगर
कंपनी आपकी प्रॉफिट में जाएगी तो आपको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी, अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो आपको लॉस में शेयरिंग मिलेगी। तो भारत के अंदर अभी अप्रैल से जून के बीच में पहले क्वार्टर के अंदर 1.2 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किए गए हैं इक्विटी सेक्टर में। अब ये आपका जो एफपीआई का इनफ्लो है, इसे अक्सर हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी क्यों? जैसे ही आपको कहीं और कंड्यूसिव मार्केट इकोनॉमी देखने को मिलती है, जैसे मान लीजिए यहां पर जो फेडरल बैंक है यूएसए का, ये फेडरल बैंक अपना रेपो रेट फर्दर इंक्रीज कर देता है, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट देने लगता है। तो यहां रातों रात ही आपको देखने को मिलेगा कि लोग अपने शेयर्स को बेच के यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वो इंडिया से ज्यादा एक स्टेबल मार्केट है। तो जहां पर भी आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, उन केसेस में ये आपकी हॉट मनी जो है ये एक रात में ही गायब हो सकती है। अब यहां आपको कई बार कंफ्यूजन होता है एफडीआई और एफपीआई के बीच में। तो यहां आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे इन्वेस्टर डायरेक्टली मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं लेना चाहता है, वो चाहता है कि मैं एक कंपनी में निवेश करूं और मैं एक साइलेंट पार्टनर बनकर सिर्फ प्रॉफिट खाऊं, मेरे को और कोई काम नहीं करना है, तो वहां उस केस में इसे एफपीआई कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा विदेशी निवेश जिसमें किसी कंपनी का कंट्रोल ना लिया जाए, इसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अक्सर यहां पे यह भी कहा जाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। अगर बात कीजिए एफडीआई की, तो यहां आपको याद रखना है कि एफडीआई जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट की जाती है, जहां पर आप मैनेजमेंट का डायरेक्टली हिस्सा बनते हैं और कंपनी के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। देखिए, एक वर्ड होता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। अब यहां क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हर जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए या आप किसी भी कीड़े मकोड़े या किसी भी शेर चीता किसी का भी एग्जाम्पल लेते हैं, हर एक का जो जेनेटिक कोड है वो यूनिक है, मतलब हम एक दूसरे से भिन्न हैं जेनेटिक कोड्स के कारण। अब ये यूनिकनेस को ही चेक करते हैं हम जीनोम के अंदर, मतलब ये जो जेनेटिक कोड्स हैं इन्हें कहा जाता है जीनोम। और जीनोम सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं कि हम उस पूरे जीनोम्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब ज्यादातर आपके जो जेनेटिक कोड्स हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। अब इसमें एडेनाइन आ जाता है, आपका थैलेमाइन आ जाता है, यानी मैं आपको सिंबल से बता देता हूं, यानी ए टी सी जी, ये 4 आपके ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनसे आपका डीएनए बनता है। मतलब ये जो डीएनए है सभी के लिए यूनिक होता है, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स। अब इनकी सीक्वेंसिंग से हमें पता लगता है कि कैसे एक पर्सन के अंदर कौन सा आपका जीन्स बिहेव करता है, उसका क्या फंक्शन है। तो यहां इसे समझने के लिए ही हम ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, जिससे कि हमें यह पता लग सके कि ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किस पैटर्न से आपके अरेंज्ड हैं। अब इसमें 2 टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता है। एक होता है डीएनए शेयरिंग। अब इसमें क्या करते हैं, साइंटिफिक यूज करते हैं आपके मॉलिक्यूलर सीजर को, और इसमें इसे इतना छोटा कट किया जाता है कि वो मशीन से आप उसे रीड कर सकें। मतलब जैसे ये मान लीजिए एक पूरा आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा यहां पर मैंने कट करके इसको यहां पर समझने की कोशिश की है। तो ये आपका डीएनए शेयरिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। इसके अलावा डीएनए बार कोडिंग होता है आपका। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऐड कर देते हैं एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए टैग या बार कोड, और जिससे हमें यह पता लग सके कि ये किस चीज को बिलोंग करता है, चाहे बैक्टीरिया हो या आपका कोई भी। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं ना, वहां पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ऐसे बार कोड यूज किए जाते हैं, तो सेम यहां पर बार कोडिंग को हम करते हैं। अब यहां डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है? देखिए, डीएनए सीक्वेंसिंग में हम इस बार कोड डीएनए को मल्टीपल बैक्टीरियाज को लेते हैं और उसे कंबाइन करते हैं। अब उसके बाद हम डीएनए सीक्वेंसर को रन करते हैं, और जहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो आपके एटीसीजी हैं ये किस तरह से आपके अरेंज्ड है, और उसके बेसिस पे हम टैग करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं। मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो ह्यूमन का जो ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट 99% सेम रहेगा। उसके अलावा 1% होता है जिसमें आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। तो 99% से हमें ये तो पता लग सकता है ना कि ये ह्यूमन का डीएनए है। तो सेम डीएनए सीक्वेंसिंग में इसी चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। अब यहां इसके ऊपर हम फोकस क्यों कर रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे बहुत सी बीमारियां देखने को मिल रही है, जैसे आपको कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिल रही है, तो इसके सटीक इलाज, या आप कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको बच्चे के अंदर, बेबी के अंदर देखने को मिलता है, उसका सटीक इलाज ढूंढने के लिए ये काफी कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक डीएनए का अरेंजमेंट है,
अब किसी भी जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है तो हमें पता होगा कि ये इस पार्ट में अगर आपका चेंज आता है तो इससे बच्चे के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब उसी पार्ट को तो हमें चेंज करना है। अब अगर उस पार्ट को चेंज करके हम ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं तो हमारा फोकस उस चीज पे रहेगा। तो यहां बेसिकली हेल्थ सेक्टर में जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या बेनिफिट होने वाला है, आप कैसे पर्सनलाइज हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं एक पर्सन टू पर्सन। जैसे मान लीजिए मेरे डीएनए में कुछ खास खूबियां हैं तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, या मान लीजिए मेरे को कोई बीमारी हुई है और मेरे डीएनए के अकॉर्डिंगली मेरे को क्या ट्रीटमेंट दी जा सकती है, कौन सी चीज से मैं ठीक हो सकता हूं, ये सभी चीजें आपकी यहां पर हेल्प करती है। इसे डायग्रामेटिकली अगर आप देखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका एक रेफरेंस जीनोम है और ये एक इंडिविजुअल का जीनोम है। अब यहां आपको पता है कि एक्चुअल में किस तरह से ये पेयर होना चाहिए था। अगर यहां पर आपको कुछ भी ऑड लगता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पर चेंजेस को डिटेक्ट कर पाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जैसे ओरिजिनल नोट है आपके पास 100 का, एक डुप्लीकेट नोट है, आप उसके जो पैरामीटर्स हैं एक एक करके उनको चेक करते हैं तो उस बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा जीनोम है, किस तरह से फंक्शन कर रहा है, और ये पूरा आपका आर्टिकल इसी चीज से डील करता है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। लिथियम को अक्सर व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम उस लिथियम के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे आप ई व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप्स में आप इसका इस्तेमाल देख रहे हैं, मोबाइल्स में आप इसका इस्तेमाल देख रहे हैं, या आपके थर्मोन्यूक्लियर जो रिएक्टर्स है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अब कई बारी जैसे इसको अलॉयज बनाने में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम के साथ, आपके मैग्नीज के साथ, ताकि ये थोड़ा हल्का भी रहे मेटल जो आप बना रहे हैं, अलॉय जो आप बना रहे हैं, और साथ के साथ उसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी रहे। तो उसके ऊपर आप फोकस करें। जैसे मैग्नीशियम लिथियम आपका अलॉय है, ये आर्मर के तौर पे यूज होता है, जैसे बुलेट प्रूफ वेस्ट के तौर पे। ऐसे ही एल्यूमिनियम लिथियम अलॉय है, ये एयरक्राफ्ट में यूज होता है, या बाइसाइकिल के फ्रेम्स में यूज होता है। तो यहां आपको याद रखना है कि ये जो है आपका लिथियम काफी समय से न्यूज में रहा है, इसके बहुत से यूटिलाइजेशन है। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो कौन सी कंट्रीज में मेजर रिजर्व्स इसके देखने को मिलते हैं, तो आपको चाइल्ड याद रखना है, इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और फिर आपका अर्जेंटीना आ जाता है। एक एरिया है आपका लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका कैब आता है, कैब इन द सेंस चाइल्ड, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। ये सभी आपकी साउथ अमेरिका में लोकेटेड कंट्रीज हैं। अगर बात की जाए इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की, तो आपको याद रखना कि अभी हमें लिथियम की स्कार्सिटी देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लिथियम के जो प्राइसेस हैं काफी हाई चल रहे हैं, और इससे कार मेकर्स को काफी नुकसान हो रहा है। देखिए, पहली चीज तो आपको कंपोनेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है तो आपकी कार्स डिले हो रही हैं। दूसरी चीज, कंपोनेंट की जो आपकी शॉर्टेज है, इसकी वजह से उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे। डिमांड एंड सप्लाई का रूल तो आपको पता ही होगा। अब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा, तो इसकी वजह से लिथियम के प्राइसेस बढ़ने के कारण जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इनको भी घाटा हो रहा है। तो यहां पर लिथियम के बारे में आपको इतना ही याद रखना था। अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज यूपीएससी मंच। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।